हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय बीएमएस चैनल। तो आज हम संस्कृत में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हम डिज़ास्टर किसको बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन, ऐसा कोई भी डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डेटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज जिसमें कि हमें बाहर से किसी की मदद लेनी पड़े, उन सबको हम लोग डिज़ास्टर बोलते हैं। अब ये जो डिज़ास्टर है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। तो वो किस तरह से डिवीजन है उसको आप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की। तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज होते हैं वो मेनली तीन तरह से हो सकते हैं। या तो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर कुछ हो रहा हो, या तो अर्थ सरफेस पे हो रहा है, या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई फिनोमेना हो रहा है। तो अगर नेचुरल फिनोमेना अर्थ सरफेस के अंदर होती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक, सुनामी या वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर अर्थ सरफेस पे हो रहा है तो लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस देख सकते हैं। और अगर अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है तो वो मेनली दो तरह की वजह से हो सकता है। या तो सीजनल चेंजेस की वजह से होगा, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल या फिर मीटरोलॉजिकल हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होगा। अब सीजनल चेंजेस की वजह से क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो वो हो सकता है विंड स्टॉर्म, जिसमें कि टाइफून यानी कि तूफान या साइक्लोन वगैरह देख सकते हैं। टॉर्नेडोज हो सकता है, हेल स्टॉर्म, सी सर्जेस, फ्लड, ड्रॉट, ये सब सीजनल चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज़ द बायोलॉजिकल, जिसमें कि एपिडेमिक्स और डिजीज़ की वजह से कोई डिजास्टर कॉज हो सकता है, या फिर लॉकस्ट स्वॉर्म्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स की। तो ये मेनली कॉज हो सकता है दो तरह से, या तो वॉरफेयर यानी किसी युद्ध को जीतने के लिए हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है। वॉरफेयर में जैसे कि फर्स्ट है कन्वेंशनल, यानी कि मिलिट्रीज जो लड़ती हैं उसकी वजह से डिजास्टर जो कॉज हो रहा है वो। सेकेंड इज फॉर द न्यूक्लियर। थर्ड बायोलॉजिकल, जिसमें कि कोविड-19 भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। फोर्थ इज अबाउट द केमिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हीकल, यानी कि किसी भी व्हीकल की वजह से अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे डिजास्टर्स में। सेकंड इज द ड्राउनिंग। थर्ड कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। फोर्थ इज द एक्सप्लोजन। फिफ्थ फायर्स। एंड सिक्स्थ अबाउट द बायोलॉजिकल। एंड सेवन्थ अबाउट द केमिकल एंड पॉइजनिंग। तो ये तरीके हैं जिससे कि मैन मेड डिजास्टर्स कॉज हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इंडिया में हुआ था वो था भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि मध्य प्रदेश में ऑन 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। जिसमें क्या हुआ था कि एक स्टोरेज टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट एयर में एक्सपोज हो गया था, और अबाउट 2 मिलियन पीपल्स जो थे वो इसके एक्सपोजर में आए थे, और अबाउट 3000 पर्सनस डेथ घोषित किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ही डिजास्टर उस वक्त कॉज हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बताया जाता है कि जो भी प्रोसेसेस जो हम डिज़ास्टर के आने के पहले करते हैं, यानी कि उसकी जो प्रिपरेशन करते हैं, डिज़ास्टर के टाइम पे जो करते हैं, और उसके बाद कि किस तरह से वापस से हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकें, उन सब चीज़ों की जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। अब एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिज़ास्टर, यानी कि अगर ऐसा कोई रिस्क है कि कोई डिज़ास्टर उस एरिया में आ सकता है तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना है कि उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिज़ास्टर और इट्स सिवियरिटी और कंसिक्वेंसेस। अगर डिज़ास्टर आने के रिस्क हैं तो उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस टू डील विथ एनी डिज़ास्टर, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के टाइम पे किस तरह से हमें उसका रिस्पॉन्स करना है, क्या चीज़ें करनी है, उन सबको इंक्लूड करते हैं। एक्सेसिंग द सिवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी डिजास्टर, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ। देन लास्ट पॉइंट है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत देखने वाले हैं। अब इसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजास्टर इम्पैक्ट। पहले नाम देख लेते हैं हम। फर्स्ट है डिजास्टर इम्पैक्ट, सेकेंड है रिस्पॉन्स, थर्ड है रिहेबिलिटेशन, फोर्थ अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन, फिफ्थ अबाउट द मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ द रिस्क, एंड द लास्ट वन इज अबाउट द प्रिपेयर्डनेस। हालांकि प्रिपेयर्डनेस हमें पहले होना चाहिए ताकि रिस्क जो यानी कि डिजास्टर आने वाला है उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, लेकिन ये जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है। तो हम सबसे पहला देख रहे हैं डिजास्टर इम्पैक्ट। तो डिजास्टर इम्पैक्ट किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये किसी भी तरह से हो सकता है, इधर इट्स इकोनॉमिक, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, या फिर किसी तरह का डेथ, इंजरी, डिजीज, किसी भी तरह से अगर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन के फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग पे, तो वो होता है डिजास्टर इम्पैक्ट। ये जो इम्पैक्ट है वो या तो मिनट्स में भी हो सकता है,
आवर्स में भी हो सकता है या डेज़ में भी हो सकता है। तो इसमें हमें इमरजेंसी केयर देने की ज़रूरत होती है विदिन फर्स्ट फ्यू आवर्स। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कि सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी सर्वाइवर्स मतलब जो बच जाते हैं वो लोग जो लोग नहीं हैं मतलब जिनको वो जानते हैं, सबसे पहले तो उनको ढूंढेंगे, फिर रेस्क्यू करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं। तो यूजुअली ये जो अनइंजर्ड सर्वाइवर्स होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है फील्ड केयर। अब फील्ड केयर में क्या आता है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको सबसे पहले तो एक सेफ़ प्लेस पे ले जाया जाता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। टेंट्स, स्कूल या कम्युनिटी हॉल हो सकता है वो एरिया। वहाँ पे उन्हें फूड या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो लोग इंजर्ड हैं उनकी देखभाल की जा सके और जो डेड है उनको मॉर्चरी रूम पहुंचाया जाता है। वहाँ पे एक इंक्वायरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है जहाँ से जो भी विक्टिम्स हैं वो अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स उनके पास अपनी खबर पहुँचा सकें या उनको अपने बारे में इन्फॉर्म कर सकें। वहाँ पे पुलिस वगैरह भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्राई एज की। तो ट्राई में क्या होता है कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको कलर के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है। जितने भी लोग इंजर्ड होते हैं उनको उनके इंजरीज़ के बेसिस पे प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है कि किसको जल्दी हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है, किसको बाद में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई अप्रोच। सबसे पहले देखते हैं इसमें कलर्स दे रखे हैं। वैसे तो 3 कलर्स होते हैं। फर्स्ट है रेड कलर। रेड कलर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इल पेशेंट्स होते हैं जिनको कि मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विदिन 6 आवर्स। सेकेंड कलर होता है येलो कलर, जिसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें मॉडरेट टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं जिनको कि मेडिकल केयर दी जानी चाहिए विदिन 24 आवर्स। और ग्रीन कलर थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं जो कि मिनिमम रिस्क पे होते हैं, तो इनकी हमें थर्ड प्रायोरिटी देनी चाहिए। देन जो ब्लैक कलर है उसमें फोर्थ प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि जो भी डेड पर्सन होते हैं ये उनके लिए है। तो अगर ब्लैक कलर है तो उसका मतलब जो पेशेंट है वो मर चुका है, डेड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है टैगिंग। तो टैगिंग में जो भी पेशेंट है उसमें हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। इधर इट्स अबाउट नेम, एज, एड्रेस, ट्राइज कैटेगरी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। अब लास्ट पॉइंट है केयर ऑफ़ द डेड। अब जो लोग डेड हो गए हैं उनको उस साइड से रिमूव करके और शिफ्ट किया जाता है मॉर्चरी में। देन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कराया जाता है। वो सब हो जाने के बाद उसके बाद जो भी की जाती है चीज़ें वो सारी की जाती हैं। डिज़ास्टर इम्पैक्ट के बाद आता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो भी बाहर से हेल्प आती है पीपल के द्वारा, वो सबको हम लोग रिस्पॉन्स में इंक्लूड करते हैं। इसको एक तरह से रिलीफ फेज़ भी कहते हैं, जिसमें कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करना है, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स, शेल्टर, ड्रग्स, सैनिटरी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं या रिलीफ फेज़ इसको कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है रिहैबिलिटेशन, यानी कि किस तरह से वापस से पहले की चीज़ों को रीस्टोर करना, जो प्री डिज़ास्टर कंडीशन थी उसको रीस्टोर करना, ये रिहैबिलिटेशन में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जैसे कि जो वाटर है उसको क्लीन करने के लिए क्लोरिनेशन होता है, उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ पीपल एंड एनिमल्स टू वाटर सोर्स टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन एंड डिस्पोज ऑफ एक्सक्रीटा अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज। तो किसी भी तरह से वाटर सोर्सेज को गंदा नहीं करना, क्योंकि डिज़ास्टर के टाइम पे वाटर सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादातर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं। सेकंड बात है फूड सप्लाई। तो बाहर से जितने भी फूड आ रहे हैं सबसे पहले तो वो हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। देन उसकी वजह से कोई डिजीज़ ना हो रही हो, फूड बॉर्न डिजीज़ ना हो। फूड हैंडलर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। पीपल शुड वॉश देयर हैंड बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर टॉयलेट। देन थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन। तो सफाई का भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना हैंड वॉश करे, अच्छे से क्लीन करे, अदरवाइज वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्लीनिंग, बादिंग आर प्रोवाइडेड। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट द कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। तो एंटी मस्क्यूटो मेजर्स होते हैं जैसे कि नेट यूज़ करना या फिर कॉइल्स यूज़ करना। तो ये सारी जो टेक्निक्स होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है। रिहैबिलिटेशन का फिफ्थ पॉइंट है केयर ऑफ़ सर्वाइवर्स। तो एनजीओज़ की हेल्प से या फिर सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी मदद की वजह से जो लोग बच जाते हैं, जो भी सर्वाइवर्स होते हैं उनको वापस से सोसाइटी में री इंटीग्रेट किया जाता है, वापस री इस्टेब्लिश होने में हेल्प की जाती है। जो ऑर्फन चिल्ड्रंस हो जाते हैं उनका भी खास ध्यान रखा जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन में जो भी बिल्डिंग्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह थे, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रेल, रोड्स, इन सबको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि फिर से पहले की तरह जो कंडीशन थी उसको बनाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है मिटिगेशन।
तो मिटिगेशन में जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर और थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन, तो इसको किस तरह से रिड्यूस करना है ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिज़ास्टर आने वाला है उसको हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। अब कैसे करेंगे, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ स्कूल, हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर उसको हम लोग कम कर सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं प्रिपेयर्डनेस मतलब कि जो आने वाला डिज़ास्टर है उसके लिए हम किस तरह से खुद को रेडी करेंगे, या हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो उसमें हमें क्या करना है उस टाइम पे। तो कुछ टास्क दे रखे हैं। फर्स्ट है टू इवेल्युएट द रिस्क ऑफ द कंट्री और पर्टिकुलर रीजन टू डिज़ास्टर, यानी कि आप जहाँ भी जिस रीजन में रह रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन से डिज़ास्टर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम, तो आपको हमेशा अप टू डेट भी रहना चाहिए कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, या फिर जो वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, to ensure that financial and other resource management, to develop public education programs, to coordinate the information session with news media and to organize the disaster situation services। तो आपके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि क्या क्या आपके अराउंड में हो रहा है, आपके बगल वाले स्टेट्स में या आपके आसपास में क्या चल रहा है, इस बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको न्यूज़ मीडिया से हमेशा कनेक्ट रहना है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें आपको देखती रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं एपिडेमोलॉजिक सर्विलेंस एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो जो डिज़ास्टर होता है उस टाइम पे किसी भी इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको किस तरह से हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट है ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन लीड्स टू अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली एरिया है उसकी वजह से या पुअर सैनिटेशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट लीड टू डिफरेंट इन्फेक्शंस। तो कुछ जो बीमारियाँ होती हैं वो पर्टिकुलर रीजन वाइज भी होती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वो इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, वाटर कंटामिनेशन की वजह से। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स हैविंग जूनोसिस में ट्रांसमिट टू अदर एनिमल एंड मैन। तो एनिमल के थ्रू भी आपको हो सकता है, किसी इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है, वाटर बॉर्न तो है ही, फूड एंड वाटर की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब कंट्रोल कैसे करेंगे या प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। द कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेनली 5 प्रिंसिपल्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू रिड्यूस द डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो डिजीज़ एक दूसरे से ट्रांसमिट ना हो, इसके लिए जितने भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। सेकेंड इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइज रिलायबल डिजीज़ रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। तो अगर किसी एरिया में कोई एक ही डिज़ीज़ बहुत सारे लोगों को हो रही है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना, उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। थर्ड अबाउट द रैपिड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल रिपोर्ट्स ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक। फोर्थ यूज़ ऑफ टाइफाइड, कॉलेरा एंड टेटनस वैक्सीन्स फॉर हेल्थ वर्कर्स। जितने भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए उन्हें टाइफाइड, कॉलेरा और टेटनस जैसे वैक्सीन्स लगवा लेने चाहिए। Typhoid and cholera vaccines are not recommended for public by WHO, and tetanus vaccine is given only to the required person or patients. फिफ्थ है सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो इन्फेक्शन है वो किसी और रीज़न की वजह से भी ना फैले। हो सकता है कि कोई इंसेक्ट वहाँ पे जाए, देन उसकी वजह से किसी और पर्सन को कोई डिजीज़ हो जाए, तो ये भी प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ मेजर्स हैं जिसका ध्यान रखना होता है। दैट्स इट अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।